हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट सेकंड ये रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से पार्ट फर्स्ट को आप विजिट कर पाओगे। इसके साथ साथ याद रखना कि इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन एक अपनी जगह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स है। तो यार हाइड्रोपोनिक्स होता है जलमग्न मृदा में पौधों को उगाना। यार रखना, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जलमग्न मृदा में पौधों को उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स है। अब इसे आप कैसे याद रख पाओगे? तो इसे आपको याद रखना हाइड्रा। याद रखना, हाइड्रा बोला जाता है जल को। कैसे याद रखोगे? हाइड्रा बोला जाता है जल को, अर्थात जल में खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि वृहत तत्व नहीं है, अर्थात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृहत तत्व नहीं है। ठीक है, वृहत तत्व मतलब होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन सा नहीं है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए पहले कि फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन या जिंक। तो यार हाँ, अगर बात की जाए फास्फोरस और पोटेशियम की तो ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर बात करते हैं कार्बन की तो कार्बन होता है यार का एक संरचनात्मक तत्व, अर्थात याद रखना कार्बन क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल कंटेंट होता है। इसलिए यार ये भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात की जाए यार जिंक की तो जिंक क्या होता है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा है? जिंक, क्योंकि यार वृहत तत्व कौन सा नहीं है? जिंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि केल्विन चक्र संबंधित है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए केल्विन चक्र होता क्या है, अर्थात यार जो C3 चक्र होता है। ठीक है, याद रखना कि जो C3 चक्र होता है उसे ही क्या बोला जाता है? केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। और ये होता क्या है यार का? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित होता है। केल्विन चक्र क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से संबंधित होता है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स है। तो यार हाइड्रोपोनिक्स होता है जलमग्न मृदा में पौधों को उगाना। याद रखना, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जलमग्न मृदा में पौधों को उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स है। अब इसे आप कैसे याद रख पाओगे? तो इसे आपको याद रखना हाइड्रा। याद रखना, हाइड्रा बोला जाता है जल को। कैसे याद रखोगे? हाइड्रा बोला जाता है जल को, अर्थात जल में खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि वृहत तत्व नहीं है, अर्थात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृहत तत्व नहीं है। ठीक है, वृहत तत्व मतलब होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन सा नहीं है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए पहले कि फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन या जिंक। तो यार हाँ, अगर बात की जाए फास्फोरस और पोटेशियम की तो ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर बात करते हैं कार्बन की तो कार्बन होता है यार का एक संरचनात्मक तत्व, अर्थात याद रखना कार्बन क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल कंटेंट होता है। इसलिए यार ये भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात की जाए यार जिंक की तो जिंक क्या होता है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा है? जिंक, क्योंकि यार वृहत तत्व कौन सा नहीं है? जिंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि केल्विन चक्र संबंधित है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए केल्विन चक्र होता क्या है, अर्थात यार जो C3 चक्र होता है। ठीक है, याद रखना कि जो C3 चक्र होता है उसे ही क्या बोला जाता है? केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। और ये होता क्या है यार का? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित होता है। केल्विन चक्र क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस होती है, अर्थात यार जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ये किस में होती है? तो ये होती है यार साइटोसोल में। और अगर आपसे पूछा जाता है जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है तो इसमें यार एक ग्लूकोज होता है जो कि किस में चेंज हो जाता है? यार एक ग्लूकोज होता है कंटेंट जो कि किस में होता है? पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है ग्लूकोज? पायरुविक अम्ल में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्न में से पोएसी किसका नाम है। तो आपको पता ही होगा यार जो ग्रेमिनी फैमिली होती है उसी को यार पोएसी के नाम से जाना जाता है। यार ग्रेमिनी को ही पोएसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि जब औसत उपज और सीमांत उपज बराबर होती है, यार कि जब जो औसत उपज और सीमांत उपज बराबर होती है तब कुल उपज क्या होगी? तो यार अगर ये दोनों बराबर होती है तो उससे जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें इंक्रीज होता है, अर्थात यार जो कुल उपज होगी वो क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि रिक्त दलहन अंड तकनीक का संबंध है। तो इसका संबंध होता है यार फ्लोएम के खाली होने से। यार रिक्त दलहन अंड जो क्रिया होती है ये क्या होती है? यार फ्लोएम के खाली होने से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि C4 पौधा नहीं है। अब यार कि मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना ये क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं? यार मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। एक साथ बोलिए मेरे साथ कि मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना क्या होते हैं? C4 प्लांट, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना। तो इनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है? सोयाबीन, क्योंकि यार सोयाबीन क्या होता है? एक C3 प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि याद रखें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बाजरा के हरित बाली रोग का रोगजनक है, अर्थात याद रखा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कोजल ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा होता है कोजल ऑर्गेनिज्म? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। कौन सा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि कृषि योग्य भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात का विस्तार होता है। अर्थात यहाँ पर आपको दी गई है कृषि योग्य भूमि, तो इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो होता है 8:1 से 15:1। क्या होता है? 8:1 से 15:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि उदासीन मृदाओं में सबसे बहुतायत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर पूछा गया आपसे उदासीन मृदाओं में, तो उदासीन मृदाओं में सबसे ज़्यादा जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है वो होता है बैक्टीरिया। अर्थात यार अगर बात की जाए उदासीन मृदाओं की तो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो कि यार एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, अर्थात यार यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि हरित खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें हैं, अर्थात यार जिनका ग्रीन मैन्योर के रूप से आसानी से इनका प्रोडक्शन लिया जाता है, तो वो होती है यार ढैंचा, सनई और लोबिया। याद रखना कि अगर बात की जाए आपसे हरी खाद के लिए, तो हरी खाद के लिए मुख्यतः अप्लाई करते हैं ढैंचा, सनई और लोबिया को। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि फसल सूचकांक अर्थात यार जो क्रॉपिंग इंडेक्स है, तो इसको किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है यार कि किसी क्षेत्रफल में एक वर्ष में उगाई हुई फसलों की संख्या मल्टीप्लाई 100। अर्थात आप पहला ही ऑप्शन देख सकते हो कि क्रॉपिंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी क्षेत्रफल पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या। अर्थात यार एक वर्ष में आपने कितनी फसलें ली है उनकी संख्या। मान लीजिए आपने एक साल में 3 सीजन लिए, 3 क्रॉप ली है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 100, तो इसका मतलब होता है 300। ठीक है, इसके क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंडेक्स कितना हुआ? 300। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि आर्द्र पतन रोग, जैसे कि नाम से इस छोड़ा आर्द्र पतन रोग, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा लीफ डैमेज हो रही है। कौन सी डैमेज हो रही है? स्टेज लीफ डैमेज होती है। तो लीफ डैमेज होगी तो कौन सी क्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी? आपको पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो होती है लीफ में। तो अगर बात की जाए यार आर्द्र पतन रोग की, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी वो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, अर्थात फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि जैविक नियंत्रण परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित होती है जैविक नियंत्रण परियोजना हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बीज अधिनियम लागू हुआ था। तो यार ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बीज अधिनियम लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था यार 1966 में। यार सीड एक्ट कब पारित किया गया था? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं किसकी अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी? अब आपको पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज है इसको किसकी सिफारिश से लागू किया गया था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यार जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। और कहाँ से की गई थी यार? नागौर, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ से की गई थी? नागौर से, जो कि यहाँ पर पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यार कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता के अकॉर्डिंग। यार कि जो पंचायती राज है इसकी स्टार्टअप किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि प्रसार सेवा में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो यार अगर पूछा जाए आपको ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, तो यार सबसे पहले तो याद रखना ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम कब शुरुआत किया गया था इसकी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो T&V सिस्टम है इसको किसके द्वारा दिया गया था? इसको दिया गया था डैनियल बैनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? डैनियल बैनर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि ऐसे रसायन जिनको नाशक जीव, खरपतवार व रोगों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? तो यार अगर बात की जाए खरपतवार व रोगों के नियंत्रण के लिए, तो इनको बोला जाता है हर्बिसाइड। क्या बोला जाता है? पीड़कनाशी या नाशकमार। किस नाम से जाना जाएगा इन्हें? याद रखना, पीड़कनाशी या फिर नाशकमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कृषि विकास में ट्राइसेम कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो ट्राइसेम है तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1979 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यार राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? यार अगर बात की जाए केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण जो लेबोरेटरी है ये स्थित है नागपुर में। और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इनमें से राइट कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसके लिए आपको तीनों या चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यार कि जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भरतपुर में नहीं की गई थी, अर्थात ये गलत। पोस्टर, चार्ट और फ्लैश कार्ड विजुअल ऐड के उदाहरण नहीं है, अर्थात ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। अर्थात यार जो जोहार रोजगार योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1989 को। कब की गई थी यार? 1989 को। इसलिए आज का यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? जोहार रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट की गई थी।
कृषि विकास में ट्राइसेम कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यार हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो ट्राइसेम है तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1979 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यार हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? यार हाँ, अगर बात की जाए केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण जो लेबोरेटरी है ये स्थित है नागपुर में, और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इनमें से राइट कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसके लिए आपको तीनों या चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यार हाँ कि जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भरतपुर में नहीं की गई थी, अर्थात ये गलत। पोस्टर, चार्ट और फ्लैश कार्ड विजुअल ऐड के उदाहरण नहीं है, अर्थात ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला, अर्थात यार खान जो जोहार रोजगार योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1989 को। कब की गई थी यार खान? 1989 को। इसलिए आज का यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? जोहार रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग मार्क निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एग मार्क, तो एग मार्क की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या होती है फुल फॉर्म? एग मार्क की एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करें निम्न में से कौन मर्दा वनस्पति जात के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो यार हाँ, केवल अगर बात की जाए मर्दा वनस्पति जात की, तो इसके अंतर्गत केवल और केवल कवक और एक्टिनोमाइसीट्स को ही रखा गया है। याद रखना कि अगर बात की जाए सोइल अर्थात मर्दा वनस्पति जात की, तो इसके अंतर्गत केवल कवक और एक्टिनोमाइसीट्स को ही रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट से बात करते हैं कि HCl का तात्पर्य होता है, तो HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोसाइनिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं कि सेल और खनिजों के अपक्षयन को निम्न में से क्या कहते हैं? तो यार खान, सेल और खनिजों का जब अपक्षय होता है तो इससे होता है सोइल का निर्माण। क्या होता है यार खान? जब सेल और खनिजों का अपक्षय होता है, अर्थात जब ये चट्टानें टूटती है तो उससे क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है, अर्थात इस क्रिया को बोला जाएगा मृदा निर्माण की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं कि फसलों की बढ़वार के लिए सबसे उपयुक्त मृदा समय कौन सा है? तो सबसे बेस्ट जो सोइल मानी जाती है वो मानी जाती है बलुई दोमट मृदा। कौन सी होती है यार? हाँ, क्ले दोमट मृदा, अर्थात सबसे उत्तम मृदा समूह है क्ले दोमट मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है। तो यार हाँ, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए वनों की, तो मध्य प्रदेश में वन होते हैं 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात यार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना अंश होता है? तो अगर बात की जाए यार हाँ एग्रीकल्चर का योगदान, तो इसका योगदान होता है 22%। कितना होता है? टोटल जो GDP होती है नेशनल की, तो उसमें एग्रीकल्चर का योगदान होता है 22%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात है कि भारत में कृषि योग्य भूमि है। तो अगर बात की जाए कल्टिवेटेड जो भूमि होती है ये होती है 166 मिलियन हेक्टेयर। कितनी होती है कल्टिवेटेड भूमि? 166 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि सस्य गहनता अर्थात क्रॉपिंग इंटेंसिटी की गणना किससे की जाती है? तो इसका फॉर्मूला होता है यार कहाँ? सस्य क्षेत्रफल भाग बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं भूक्षरण का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? अर्थात सोइल इरोजन सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो यार कहाँ सोइल इरोजन है ये सबसे ज़्यादा होता है जल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप ऑप्शन देख सकते हो कि अगर आपसे पूछा है कि हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवोल्यूशन, तो इसका मुख्य उद्देश्य था अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य? अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु अंततः किस में परिवर्तित हो जाता है? जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि अगर आपसे पूछा है ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है यार कहाँ? पायरुविक अम्ल में। किस में चेंज हो जाता है ग्लूकोज? पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है। तो याद रखना अगर आपसे पूछा है रोज इन इंडिया, तो ये पुस्तक थी डॉक्टर बीपी पाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन सा शीतोष्ण फल है? तो यार हाँ, शीतोष्ण फल की अगर बात की जाए तो शीतोष्ण फल होता है सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए, अर्थात गलत जोड़े को आपको पहचानना है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस पहले पढ़ने होंगे। तो 4 ऑप्शंस को आप देख लीजिए कि अगर आपसे पूछ रहा है कि रॉबर्ट इमर्जन, तो यार हाँ रॉबर्ट इमर्जन का संबंध होता है प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, ये सही चुनाव है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, ये भी राइट आंसर है। अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं होता है, बल्कि किससे संबंधित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से। किससे संबंधित होता है? श्वसन क्रिया से संबंधित होता है। इसलिए जो ऑप्शंस पूछा गया है आपको गलत जोड़े को पहचानना है, अर्थात आपका इसका राइट आंसर कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध प्रकाश संश्लेषण से नहीं होता बल्कि किससे होता है? श्वसन से संबंधित होता है।
तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब तक लीजिए जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।